नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी टीम जो हमेशा कमबैक्स के लिए जानी जाती है, जब भी उनका फेलियर आता है तो उनको लोग अंडर एस्टिमेट कर और देते हैं और उसके फिक्सिंग के लिए भी अगले जानी साल ही वो जाती है। कमबैक कर दो लेते हैं। साल बैन हो जाती है। देखो यार, ये सारी चीजें बहुत और पर्सनल हो दो जाती है साल और के उसको हम ज्यादा बैन इन के लिए चीजों को जानी हम जाती ज्यादा है। इन इन सब चीजों को हम ज्यादा एंटरटेन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि बात क्रिकेट की हो रही तो क्रिकेट में फिक्सिंग को फिर आप लेके आ रहे हो तो फिर हम एम्पायर्स का नाम भी ले सकते हैं कि कई टीम एम्पायर्स को दोस्त बना लेती है, कई टीम्स ट्रॉफी नहीं और जीतती है। फिर ऐसे तो भी बहुत टीम सारी दो चीजें साल हैं बैन यार। हो जाती है। कई दो कई साल बैन हो टीम्स जाती है कुछ कुछ टीम्स। 2 साल के बैन के बाद भी मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल फाइनल्स जिस टीम ने खेला है, उसकी बात होने वाली चेन्नई सुपर किंग्स की। उसका स्क्वाड हम आपको बताएंगे, उसका शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 बना के देंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस भाई। मतलब टीम का एनालिसिस हो रहा है, लेकिन जो टीम के रियल फैन है वो भी ब्लू पहन के आए हैं, तो दिखता है कितना इन्फ्लुएंस और डोमिनेशन है मुंबई इंडियंस का जगह जगह। क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप मतलब किस टीम को सपोर्ट करते हो। तो लोग बोलते हैं कि आजकल लोग बोलते हैं कि रेड फ्लैग हूँ, लोग बोलते हैं मैं ग्रीन फ्लैग हूँ, हम कहते हैं हम ब्लू फ्लैग है। तो तुम तो फैन हो, तुमको येलो पहन के आना चाहिए, तो तुमने पहना ही नहीं। यार मैं येलो इसलिए नहीं पहन के क्योंकि मैं बायस नहीं हूं ना। मैं माइग्रेट इंडस्ट्री पे आया हूँ तो मैं एनालिसिस वीडियो में आया हूँ। हाँ हाँ। मैं उस वीडियो के अंदर नहीं आया जिसके अंदर मैं एज अ फैन रिप्रेजेंट करूँ, इसलिए इसलिए हम ब्लू पहन के आए हाँ हैं। तो यार देखो, चेन्नई का स्क्वाड जिस तरह से रहा है और जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, सीएसके का हमेशा से ऑप्शन ऐसा रहा है कि वो बड़े नामों की तरफ नहीं जाते। लोग सोच रहे थे, हमने भी इतनी हाइप बनाती थी चैनल पे कि यार मानस भाई तो लिख के ऋषभ पंत आ रहे हैं चेन्नई में, ऋषभ पंत आ रहे चेन्नई में, और वो भाई साहब बिड ही नहीं लगाए। उन्होंने केएल राहुल पे बिड लगा दी 13 करोड़ खेल तक, पर बट लगाई ऋषभ थी। पंत के ऊपर बिड भी नहीं लगाई। तो वही चीज है कि यार ऋषभ पंत की तरफ ना जाना, फिर केएल राहुल की तरफ वो जा रहे थे। यार मानस भी, अगर मान लो केएल आ जाते तो ये केएल को खिलाते कहाँ पे यार? फिर ऋतुराज भी थे, केएल भी थे। वो केएल राहुल को आगे का 7 से 8 साल का फ्यूचर बढ़ा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है जहां तक है वो प्राइस इंक्रीज कर रहे थे केएल राहुल की, ताकि उनको और बेटर प्लेयर्स हाँ मिल सके। बेसिक प्लान हाँ इनका यही था। क्योंकि ये यही तक चाहते थे, क्योंकि केएल राहुल को पहली बात पोजीशन ही फिट नहीं बैठ रही थी उनकी। ऋषभ पंत की तो फिर भी बैठा देते कहीं ना कहीं, लेकिन केएल राहुल हाँ की तो बिल्कुल पोजीशन फिट नहीं बैठ रही थी। लेकिन एक सबसे स्टील डील जिसे कहता हूँ मैं, सैम करन की 2.4 करोड़ में आना, इससे बढ़िया डील तो मेरे हाँ हिसाब से तो सबसे पहली डील तो केएल राहुल की रही 14 करोड़ में, स्टील डील दिल्ली हाँ कैपिटल्स के पास। दूसरा मैं कहूंगा सैम करन की 2.4 करोड़ में उठाना, और पंजाब की बेवकूफी। आरटीवी नहीं कर क्या रहे बोलूं होते मैं। थे, रिपोर्टिंग ने मना कर दिया, नहीं 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 करना। पर यार एक चीज है कि चेन्नई का हमेशा से ये रहा है कि वो अपने प्लेयर्स को बायबैक जरूर करती है, जैसे डेविन कॉनवे को बायबैक करा। और रचिन का जो सीन हुआ यार, कितनी क्लेवरली तरीके से खेला उन्होंने। पहले तो बिड ही नहीं करी, पहले वो शांत रहे कि यार देखते हैं कौन बिड कर रहा है। फिर धीरे पंजाब आई, फिर पंजाब के दोनों ने बिडिंग स्टार्ट करी। अब रचिन रविंद्र की बिडिंग मेरे हिसाब से 3 पॉइंट के आसपास गई थी, 3 करोड़ में। तो उस वक्त पंजाब ले लेती, किसी 3.80 के आसपास में ले लेती और सोल्ड भी हो जाता है, और आउट हो जाती है चेन्नई की, हमको नहीं करना। फिर चेन्नई बोलती है कि हमारे पास आरटीएम कार्ड अवेलेबल है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आपको आरटीएम करना है, तो फिर सामने वाली टीम जो पंजाब है वो बोलती है कि हम आपको एक नंबर देते हैं जो रहता है कि हम एक आपको अज्यूम करके देंगे कि यार आप 4 करोड़ का करो। अब वो देते हैं 4 करोड़ कि यार तुम 4 करोड़ एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। पंजाब की बेवकूफी देखो तुम, अगर तुमको रियली में वो बंदा चाहिए था तो तुम सामने वाले को 20 लाख बढ़ा के बोल रहे हो सिर्फ 4 करोड़। तो फिर चेन्नई ने बोला चलो मोस्ट वेलकम, आ जाओ भी 4 करोड़ में आरटीएम। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑक्शन की पूरी डायनामिक्स के साथ सीएसके ने ऑक्शन करा है कि उनके सारे गोल्स क्लियर थे कि यार अश्विन चाहिए तो चाहिए, नूर अहमद चाहिए तो चाहिए। 5 करोड़ के बाद डायरेक्ट 10 करोड़ दिखा रहे हैं वो कि हमको तो 10 करोड़ में चाहिए। तो सारी चीज उनकी क्लियर थी। अब एक चीज है कि यार उन्होंने विकेट कीपर का बैकअप नहीं रखा। तो कॉनवे कर सकते हैं विकेट कीपिंग, धोनी कर सकते हैं, बट उसके बाद 2 साल बाद क्या आपको कोई विकेट कीपर भी चाहिए होगा? अब जैसे आज सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है, नहीं उसमें आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ कीपिंग कर रहे हैं। नहीं आ जाएगा, ऐसे कीपर रहने वाले कोई 2-3 सालों में किसी को तैयार तो कर ही देंगे, ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन स्टम्प्स के पीछे तो एक आदमी रहेगा वहां पे गेम चेंजर, तो देखो खैर क्या हाँ, होता है। अभी जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ कीपिंग कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है कि अगर ऋतुराज खुद भी कीपिंग कर रहे हैं तो वो क्या पता फ्यूचर के लिए देख रहे हो कि अगर कोई कीपर नहीं मिलता तो, और फिर इंडियन टीम के सेट में भी घुसने की कोशिश कर रहे हो कि एज ए कीपर ही घुस जाऊं। तो वो बात चलो लगे। बाकी क्या लग रहा है मानस भाई, इनका स्क्वाड किस तरह से आपको लगा कि यार ऑक्शन किस तरह से इनका बीता है? मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज ये है कि मुंबई इंडियंस और सीएसके की जब अपन बात करें, तो ये कोई बड़े नामों के पीछे भागे नहीं है। डायरेक्ट है, उठाया है यार, काम चलाऊ लोगों को स्टार बनाते हैं जमीन से उठा के। जैसे स्टार बनाने वाली चीज होती है, उनके लिए जानी जाती है दो फ्रेंचाइजी। जिस तरीके का इन्होंने गेम खेला है, काफी बढ़िया खेला है। ऑक्शन डायनामिक्स की बात करें तो आपने, मेरे को लगता है कि राहुल त्रिपाठी को 3.4 करोड़ में उठाना बहुत बढ़िया चीज थी। जिस तरीके की स्पिन वो बंदा खेलता है,
इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, वो भी इतने सस्ते में उठाया उसको। गेम चेंजर दाव। फिर अब पंजाब की बेवकूफी सीएसके को अच्छे वो कॉन्सिक्वेंसेस दे गई। तो आप देख ही सकते हो कि कैसे रचिन रविंद्र स्क्वाड में आ चुके हैं। तो अब रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तो ये मतलब आप मान के चलिए कि नंबर तीन तीन नंबर तो फिक्स हो गए। तो आप चाहे तो डेविन कॉनवे और क्या बोलते हैं उसे, रचिन रविंद्र से ओपन करा के ऋतुराज गायकवाड़ तीसरे नंबर पे खेल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज है ये वाली। चौथे नंबर पे आप चाहो राहुल त्रिपाठी को रख दो। फिर पांचवे छठे सातवें पे शिवम दुबे पांचवें पे आ जाएंगे, छठे पे एमएस आ जाएंगे, सातवें पे रविंद्र जडेजा, अश्विन, ये हो गई, आठ हो गए। नौवे दसवें ग्यारहवें की बात चलेगी तो एक मतीशा पतिराना है, और सैम करन भी तो है। सैम करन हाँ, भी तो है, सैमगरन। आठवें पे सैम करन को रख दो। हाँ। हाँ, सैम करन, मतीशा हम्म। पतिराना। और फिर एक बॉलर और रखना चाहते हो, खलील स्पिन अहमद। में जाना चाहते हो? स्पिन में जाना चाहो तो नूर अहमद नूर तो अहमद। मेरे हिसाब से होंगे नहीं। नहीं, नूर अहमद का कोटा शायद पूरा हो जाएगा, नहीं नहीं बचेगा, चार स्पिनर्स में बचेगा। तो नूर अहमद आ सकते हैं, या फिर आप चाहो खलील अहमद की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे बहुत से अंशुल कंबुज। प्लेयर्स हैं आपके पास अभी। अंशुल कंबुज को भी आपने लिया है, जो बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। उससे पहले खलील अहमद की तरफ जाएंगे। हाँ, इंडियन के अंदर देखो तो खलील अहमद, अंशुल कंबोज और कमलेश नागरकोटी को इन्होंने लिया है। जैसे मैं सुन रहा था कि रिपोर्ट्स आ रही थी कि स्टेफन फ्लेमिंग ने ये चीज कंफर्म करी थी कि मैं रचिन रविंद्र को हमने एज अ बैकअप के रूप में लिया है कि अगर कोई चीजें नहीं बैठती कॉनवे के साथ या फॉर्म वॉर्म नहीं बैठता तो हम रचिन को स्टार्ट करवाएंगे एज एन ओपनर, वरना कॉनवे स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप प्लेइंग 11 देखो तो ऋतु और कॉनवे ओपन करेंगे, नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी को डालेंगे, जो 3 नंबर उनका एक सही बेस्ट पोजीशन रहेगी। और नंबर 4 पे फिर आप शिवम दुबे को रख सकते हो। नंबर 5 में या तो विजय शंकर खेलेंगे या दीपक हुड्डा खेलेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आपकी क्या प्रेफरेंस है मानस भाई, कि 5 पे विजय शंकर को खिलाना चाहिए दीपक हुड्डा को? मेरे हिसाब से एक स्पिन ऑप्शन में क्या दीपक हुड्डा अच्छा विकल्प दे पाएंगे आपको। तो हाँ। मेरे हिसाब से दीपक हुड्डा की तरफ जाना चाहिए आपको। एक तो बढ़िया ये ताबड़तोड़ हिटर है, स्पिनर्स को जिस तरीके से कूटने की इसकी एबिलिटी है। मैं बात किया, विजय शंकर भी स्क्वाड में फिट बैठते हैं क्योंकि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और हाँ, वहाँ की पिच जानते हैं। एक अच्छा खासा होम ग्राउंड है ये, पिंड पिच को पहचानते हैं, टीएनपीएल में भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहता है उनको, तो अनुभवी हैं। ऐसी बात नहीं है, आप खिलाइए उनको भी, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ला सकते हैं आप उनको, क्योंकि एक एज हाँ। बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकते हैं विजय शंकर आपको। सो दैट इज वाई हाँ। आप जा सकते हैं दोनों में से। पर मेरे हिसाब से स्पिन कॉम्बो में चाहिए, हिटर चाहिए, ताबड़तोड़ बैटर चाहिए, दीपक हुड्डा कुड बी द बेस्ट प्रायोरिटी। और छठे पे आप सैम करन को रख दो, 7वें पे फिर आ जाएंगे जडेजा, 8वें पे धोनी, 9वें पे अश्विन। 9 तक आपकी बैटिंग पूरी सही है। फिर 10 11 आपको चाहिए तो 10वें पे आपके नूर अहमद आ जाएंगे, मतीशा 11वें पे पथिराना। पथिराना बेस्ट। पूरा आपका काम बैठ ही है। इम्पैक्ट प्लेयर के अंदर आप फिर रख सकते हो कि यार आपको अगर बॉलर चाहिए तो फिर आप अंशुल कंबुज को रख दो, और एक हिटर चाहिए और हैंडी बॉलर चाहिए तो फिर आप विजय शंकर को रख दो। तो इम्पैक्ट प्लेयर आप उस हिसाब से खेल सकते हो कि अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो, या फिर एक बैटर भी थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर आप उस हिसाब से खेल सकते हो। तो ये एक बढ़िया 11 बन रही है। और बैकअप्स भी इनके सॉलिड है कि यार अगर पथिराना को कोई इंजरी होती है तो जैमी ओवर्टन करके एक ऑलराउंडर है जो बढ़िया बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं वो। और दूसरे नेथन एलिस यार इतना अंडररेटेड प्लेयर है। इसकी जगह भी ऑस्ट्रेलिया के टी20 साइड से इसलिए नहीं बनती क्योंकि स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड की रिटायरमेंट नहीं हुई। एक बार इनको रिटायर हो जाने दो तो इसका रेगुलर गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा। और नेथन एलिस की जिस तरह की बॉलिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है। और एक स्टील डील इनको मिल गई 2 करोड़ के अंदर। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि अगर वानखेड़े की पिच है या कोई पेस वाली पिच है तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि यार एलिस और पथिराना दोनों साथ में खेल लें, और फिर आप एक स्पिनर इंडियन खिला लो, श्रेयस गोपाल। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो सीएसके उस एंड से सोचना चाहे तो। बाकी बैकअप्स इनके पूरे सॉलिड है। अंशुल कंबोज भी दूसरे एंड पे, मुकेश चौधरी को भी इन्होंने रख रखा है। गुरजपनीत सिंह करके एक लेफ्ट आर्म पेसर है, 2 करोड़ के अंदर, उनको भी लिया है। तो ये एक सही चीज है कि आपने बैकअप्स अपने सॉलिड रख रखे हैं। अगर कोई इंजर्ड भी होता है तो फिर आप किसी और को खिला सकते हो। तो यही प्लेइंग 11 होगी मानस भी मोस्ट ऑफ दी मैचेस के अंदर। और चेपॉक में खेल रहे हो तो 3 स्पिनर खेलेंगी। तीन स्पिनर खिलाओ। मैं जैसे बोलते हैं कि क्या नाम है उसका यार, रचिन रविंद्र को मैं लाने की इसलिए बात कर रहा था, एक बैटिंग पावर अप दे सकता है। दो न्यूजीलैंड के ओपनर्स है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, दोनों को स्पिन की अच्छी खासी हाँ। पहचान है। और तीसरे नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़, ऐसी बात है नहीं कि खेल नहीं रहे, खेले भी ऋतुराज हाँ, गायकवाड़, खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस अच्छी दी भी है उन्होंने। सो बेसिकली इसमें ये है कि अब स्ट्रेंथ्स की अगर बात करो तो स्ट्रेंथ में इसकी मतलब स्क्वाड ही इसका स्ट्रेंथ है, एक से एक। हम्म। बैटिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है कि नौ नौ तक बैटिंग आती है, अश्विन तक।
तो आप देख सकते हो कितना मजबूत बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग की बात करो तो बॉलिंग में भी आप जानते हो मनीषा पतिराना है, और तीन स्पिनर्स की जोड़ी रहेगी जिसमें जडेजा, हम्म। अश्विन और नूर अहमद शामिल हैं, तो कितनी तबाही मचा सकते हैं। साथ में दीपक हुड्डा का सैम कॉम्बो करन, और ले आओ। सैम दीपक करन हुड्डा की और कटर्स काम रचिन। आ जाएगी। हम्म। सैम करन की कटर्स काम आ जाएगी, तो खलील अहमद भी ऑफ कटर्स बढ़िया डालते हैं, और नॉक, हम्म। और जैसे बोलते हैं कि एक अच्छी खासी नॉक्स को फिनिश करने में इनका एक अहम रोल साबित हो सकता है। राहुल त्रिपाठी के लिए, कि राहुल त्रिपाठी को कितना अंडर एस्टिमेट किया गया, कितना अंडररेटेड वो खिलाड़ी है, कितना उसको लेवल पे लाने की जरूरत है। और धोनी के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी खुली रहती ही है। वो तो खैर दूसरों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुली है ही। और साथ ही में पथीराना और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए अपने अपने खलील अहमद। टाइम पे नए नए टाइप की अपॉर्चुनिटी है। खलील अहमद, यू नो ऑफ कोर्स, 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जगह जगह मैचेस होंगे, 24 टीम्स होंगी, जगह जगह वैरायटी और आएगी रिजर्व्स मैचेस में भी में, जा रहे हैं। आपको नहीं पता हाँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैचेस हो जाएंगे। सो बेसिकली यू नीड टू जस्ट evaluate what kind of players you are having in your team and judge them, assess them accordingly, and take better use of them in the best utmost form. So basically अगर बात करें तो खलील अहमद उस सिचुएशन में किस तरीके से गेम निभा सकते हैं अपना, तो इसकी एक सेट परिभाषा निकल के आती है। साथ ही बात करूँ तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस टीम के पास, क्योंकि हम ध्यान स्वॉट पे नहीं देते, वीकनेस और थ्रेट को हम एक ही चीज मानते हैं। हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, वे फॉरवर्ड की। तो स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो टीम में यही है, चेन्नई में है, चार स्पिनर्स के साथ जाओ। दीपक हुड्डा उसमें है, हिटर दे सकता है स्पिनर्स को जिस तरीके से उसके धोने की क्षमता है। फिर नूर अहमद, जडेजा, अश्विन कहीं पे भी बैंड बजाने के काबिल हैं, कहीं पे भी हम्म। कहीं भी अच्छे खासों को खा सकते हैं ये। तो स्पिन कैटेगरी है, प्लेइंग 11 है। जाओ, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी वाले बैट्समैन तुम्हारी टीम में हैं, उनका बेस्ट बेटर से बेटर उपयोग करने की कोशिश करो। पावर प्ले में एक हम्म। अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर दोगे चेन्नई में, अच्छे खासे मैचेस जीत सकते हो। बाहर जाओ, बैंगलोर जैसी पिचेस पे, बैंगलोर जैसी पिचेस, और बैंगलोर, वानखेड़े और अहमदाबाद, ये पिचेस क्या हैं, और सचिन रविंद्र को काफी अच्छी खासी सूट करती है। इधर जाओ मैच खेलने, हम्म। अच्छे खासे स्कोर्स खड़े कर सकते हो, टीम सिलेक्शन प्रॉपर हो, अच्छी खासी टीम मेरे को लगता है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। हम्म। और कहीं ना कहीं ऐश अन्ना की होम कमिंग हुई है तो वो भी देखने को बढ़िया लगेगा कि पीली जर्सी में विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी बॉलिंग डाल रहे हैं और ट्रेविस हेड को, मैं एक किसी चीज लेफ्टी कहूंगा, को। हाँ। अगर सैम करन हम्म। ओपन कर सकता है इस टीम में 2020-21 के हम्म। टाइम पे, कोई बड़ी बात नहीं हम्म। कि आपको रवि कश्यप, अश्विन तीसरे चौथे नंबर पे खेलते हुए दिख जाए, क्योंकि ये टीम ऐसे ही अजूबों के लिए जानी जाती है। हाँ, क्या पता प्रमोशन हो जाए। एक राजस्थान के लिए आ भी चुके हैं मेरे हिसाब से, चौथे पांचवें नंबर पे भेजा था राजस्थान हाँ, ने कि जाओ तीसरे तो। चौथे 50 रन हाँ। मार के गया था। हाँ, 50 रन मार के गया था। तो स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी की बात करी थी ना, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए कई सीन हो सकता है कि अगर कुछ कोलैप्स अगर हो जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि अश्विन को बोल दिया जाए कि अब आप संभालो। तो ये भी कहीं ना कहीं साइंस देखा जाए तो सही है। और ये इनके लिए पूरा जो स्क्वाड रहा है वो पूरा होम कमिंग सीजन रहा है कि सैम करन को भी लिया है, अश्विन को भी लिया है, विजय शंकर को भी लिया है, पहले खेल चुके हैं जो। और पूरा होम कमिंग वाला वो इनका पूरा ये इस बार का सीजन रहा है, 3 साल तक इनको इसी के साथ निकालना है। कमलेश नागरकोटी के लिए भी वैसे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये नाम 2018 के बाद गायब हो गया था। और अब ये 2024 में, 2025 में जब ये खेलेगा तो कमले, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा इतने मौके इनको मिलेंगे, बट अगर मिल भी जाते हैं मौके तो वो भी एक अच्छा रहेगा इनको देखने में कि यार किस तरह से खेलेंगे पीली जर्सी के अंदर कमलेश नागरकोटी। तो वो चीज है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स के जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपसे अगली बार। टिल देन गुड बाय।